नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जीके मास्टर यूट्यूब चैनल पर। एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहाँ मिलेगा आपको हर दिन का सबसे ताज़ा और सटीक और परीक्षा उपयोगी करंट अफेयर, वो भी बिल्कुल आसान भाषा में आपके लिए। चाहे आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, एसएससी की, एमपीएससी की, बैंकिंग की, रेलवे की या फिर अन्य कोई भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो ये चैनल आपके लिए बहुत फायदेमंद होने वाला है। इस चैनल में आपको मिलेगा डेली करंट अफेयर, वीकली और मंथली रिवीजन भी मिलेगा और एमसीक्यूज और क्विज भी मिलते रहेंगे। और साथ ही साथ इतिहास और जनरल नॉलेज के भी फैक्ट्स मैं आपको बताते रहूँगा। ठीक है, तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाएं। तो शुरू करते हैं आज की पहली क्लास। हाँ, आज की क्लास का पहला सवाल। With which country India has signed an agreement for a purchase of 26 Rafale aircraft for Indian Navy on 20th April? First है USA, second फ्रांस, सी जर्मनी, डी यूके। इसका आंसर है बी फ्रांस। भारत ने 28 अप्रैल को फ्रांस के साथ भारतीय नौसेना के लिए 26 राफेल लड़ाकू विमानों की खरीदी के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। भारत और फ्रांस के बीच यह समझौता भारतीय नौसेना की युद्ध क्षमता को बढ़ाने के उद्देश्य से किया गया है। इन 26 राफेल विमानों में से कुछ राफेल एम संस्करण होंगे, जो खास तौर पर नौसेना के उपयोग के लिए डिजाइन किए गए हैं और विक्रांत जैसे एयरक्राफ्ट कैरियर से उड़ान भरने में सक्षम भी है। यह सौदा लगभग $5 अरब यानी कि 40,000 करोड़ का हो सकता है। ये सिर्फ अंदाज है। यह भारत की मेक इन इंडिया और रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की नीति के तहत एक रणनीतिक कदम है। माना जा रहा है कि क्योंकि फ्रांसीसी कंपनी डैसॉल्ट एविएशन भारतीय कंपनियों के साथ सहयोग करेगी। इस सौदे के क्या-क्या फायदे हो सकते हैं? भारतीय नौसेना की समुद्री ताकत को बढ़ोतरी मिलेगी। 2 फ्रांसीसी विमानों का ट्रायल पहले से ही हो चुका था, जिसमें राफेल एम को बेहतर पाया गया है। फ्रांस और भारत के बीच रक्षा संबंध और भी ज्यादा मजबूत होंगे। ठीक है, तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2, वेयर विल द फर्स्ट वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंड एंटरटेनमेंट समिट यानी कि वेव्स बी ऑर्गेनाइज्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फ्रॉम 1 to 4 में 2025? ए है बेंगलुरु, बी चेन्नई, सी गुड़गांव, डी मुंबई। इसका आंसर है डी मुंबई। भारत सरकार द्वारा पहले विश्व ऑडियो विजुअल और मनोरंजन शिखर सम्मेलन का आयोजन मुंबई, महाराष्ट्र में 1 से 4 मई के बीच किया जाएगा। इस शिखर सम्मेलन जियो ये, ये शिखर सम्मेलन जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर में आयोजित किया जाएगा। इसका उद्देश्य यह है कि इस शिखर सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य भारत के मीडिया और मनोरंजन यानी M&E क्षेत्र में वैश्विक स्तर पर एक केंद्र के रूप में स्थापित करना है। यह मंच उद्योग के दिग्गजों, रचनाकारों, निवेशकों और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में अग्रणी लोगों को एक साथ लाएगा, ताकि वे सहयोग कर सके और वैश्विक मनोरंजन के भविष्य का पता लगा सके। यह महत्वपूर्ण आयोजन मुंबई के बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में स्थित आधुनिक जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर में होगा। इस शिखर सम्मेलन में नेटफ्लिक्स, अमेज़न, गूगल, मेटा, सोनी, रिलायंस, एडोब, टाटा, बालाजी, टेलीफिल्म्स, धर्मा प्रोडक्शन, सारेगामा और यशराज फिल्म जैसी 100 से भी अधिक प्रमुख प्रदर्शक कंपनियां भी भाग लेंगी। यह कार्यक्रम 4 दिवसीय इस आयोजन में व्यावसायिक दिनों यानी कि 1 से 4 मई के साथ साथ सार्वजनिक दिन 3 और 4 मई भी शामिल किए जाएंगे। इस दौरान मनोरंजन, मीडिया और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में विशेष नेटवर्किंग के अवसर और अद्वितीय अंतर्दृष्टि प्राप्त करने का मौका मिलेगा। प्रदर्शनी सुबह 10 बजे से शाम को 6 बजे तक रहेगी और 10 बजे से 5 बजे तक 4 मई को खुली रहेगी। मुख्य आकर्षण इसका यह है कि इसका मंडप 1470 वर्ग मीटर का एक भव्य मंडप, जो कला से कोड की थीम के तहत भारत की गतिशील विरासत का जश्न मनाएगा। यह मंडप भारतीय कहानीकार की परंपराओं के विकास को प्रदर्शित करता है। महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, गोवा, गुजरात, तेलंगाना, मध्य प्रदेश और कई अन्य राज्य अपनी सांस्कृतिक और रचनात्मक ताकत का प्रदर्शन करेंगे।
क्रिएट एन इंडिया चैलेंज, एक प्रतिभा खोज पहल है जिसका समापन वेव्स 2025 में होगा, जिसमें युवा रचनाकारों को विभिन्न श्रेणियों में प्रतिस्पर्धा करने का मौका भी मिलेगा। संक्षिप्त में बताऊं तो भारत सरकार द्वारा आयोजित पहला विश्व ऑडियो विजुअल और मनोरंजन शिखर सम्मेलन वेव्स 1 से 4 मई 2025 तक मुंबई के जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर में आयोजित किया जाएगा, जिसका उद्देश्य भारत को वैश्विक मीडिया और मनोरंजन उद्योग के केंद्र के रूप में बढ़ावा देना है। ठीक है, तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एड्रेस विच एपिसोड ऑफ मन की बात प्रोग्राम? ए 121, बी 111, सी 125, डी 130। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में मन की बात कार्यक्रम के 121वें एपिसोड को संबोधित किया है। मन की बात कार्यक्रम के बारे में थोड़ी सी जानकारी मैं आपको बता देता हूँ कि असल में ये होता क्या है। मन की बात एक रेडियो कार्यक्रम है जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर महीने के अंतिम रविवार को देश के लोगों के साथ बातचीत करते हैं। इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री विभिन्न सामाजिक, सांस्कृतिक और राष्ट्रीय महत्व के विषयों पर अपने विचार साझा करते हैं। यह कार्यक्रम ऑल इन इंडिया रेडियो पर प्रसारित होता है और इसे विभिन्न भाषाओं में अनुवादित किया भी जाता है। यह कार्यक्रम लोगों और प्रधानमंत्री के बीच एक संवाद का माध्यम बन गया है। यह कार्यक्रम देश के नागरिकों के साथ सीधे जुड़ने का एक अहम माध्यम भी है। इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में मन की बात कार्यक्रम के 121वें एपिसोड को संबोधित किया है। ठीक है, तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4। Recently, which state government has launched a scheme of 5,000 crore to stop stubble burning? A. हरियाणा, B. पंजाब, C. राजस्थान, D. उत्तर प्रदेश। इसका आंसर है बी, पंजाब। हाल ही में पंजाब सरकार ने पराली जलाने की समस्या को रोकने के लिए 500 करोड़ की योजना शुरू की है। यह योजना किसानों को नवीनतम फसल अवशेष प्रदान करेगी। हाँ, इस योजना के मुख्य पहलू जिसमें आपको सब्सिडी भी मिलेगी। व्यक्तिगत किसानों को सीआरएम मशीन खरीदने के लिए 50% सब्सिडी भी दी जाएगी। किसान समूह, सहकारी समितियों और ग्राम पंचायतों को मशीनें खरीदने के लिए 80% सब्सिडी भी दी जाएगी। यह यह सब्सिडी सुपर एसएमएस, हैप्पी सीडर, सुपर सीडर, सरफेस सीडर, स्मार्ट सीडर, जीरो टिल ड्रिल, बेलर, रेक, स्क्रब मास्टर, पैडी स्ट्रॉ, क्रॉप रीपर, हाइड्रोलिक रेजर, रिवर्सिबल मॉल्ड बोर्ड प्लग जैसी मशीनों पर उपलब्ध होगी। आवेदन। किसान सब्सिडी का लाभ उठाने के लिए राज्य के कृषि और किसान कल्याण विभाग के ऑनलाइन पोर्टल, जो कि एग्री मशीनरी pb.com पर आवेदन कर सकते हैं। आवेदन 22 अप्रैल 2025 से 12 मई 2025 तक जमा किया जा सकता है। इस पहल का मुख्य उद्देश्य राज्य में पराली जलाने की घटनाओं को शून्य तक लाना है। पंजाब सरकार का मानना है कि इस योजना से किसानों के लिए सीएमआर मशीन अधिक सुलभ हो सकती है, जिससे वे इसे अपनाने के लिए प्रोत्साहित होंगे और अंततः राज्य के पर्यावरण को स्वच्छ बनाने में भी मदद मिलेगी। पराली जलाने का क्या पराली जलाना क्या है और इससे क्या प्रभाव पड़ता है? पराली जलाना धान और गेहूं जैसी फसलों की कटाई के बाद खेतों में बचे हुए अवशेषों को आग लगाने की प्रक्रिया है। यह भारत के कई हिस्सों में, खासकर पंजाब और हरियाणा में एक आम प्रथा है। पराली जलाने के मुख्य कारण: कम समय, अगली फसल की बुनाई के लिए खेत को जल्दी से तैयार करना। यह फसल अवशेषों को हटाने का सबसे सस्ता और आसान तरीका माना जाता है। कुछ किसान मानते हैं कि पराली जलाने से खेत में मौजूद कीट और खरपतवार नष्ट हो जाते हैं। हालांकि पराली जलाने के कई गंभीर नकारात्मक प्रभाव होते हैं, जिसमें शामिल है वायु प्रदूषण। पराली जलाने से बड़ी मात्रा में हानिकारक गैस और कण जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड और पार्टिकुलेट मैटर निकलते हैं, जो वायु प्रदूषण प्रदूषण को बढ़ाते हैं और धुंध का कारण बनते हैं। मानव स्वास्थ्य पर इसका भी काफी प्रभाव पड़ता है। जैसे प्रदूषित हवा में सांस लेने से श्वसन संबंधी बीमारियां होती है, हृदय रोग होता है और अन्य स्वास्थ्य समस्या भी हो सकती है। मिट्टी की उर्वरता में कमी आना।
आग लगने से मिट्टी के ऊपरी परत में मौजूद आवश्यक पोषक तत्व जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम नष्ट हो जाते हैं, जिससे मिट्टी की उर्वरता कम हो जाती है। पंजाब सरकार की यह 500 करोड़ की योजना पराली जलाने की समस्या से निपटने और पर्यावरण को बेहतर बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। यह देखना होगा कि किसान इस योजना को कितना अपनाते हैं और यह राज्य में पराली जलाने की घटनाओं को कम करने में कितनी प्रभावी साबित होती है। क्वेश्चन नंबर 5, which country has recently declared 20th April as a national mourning day? A. इंडिया, बी जर्मनी, सी ब्राजील, डी ईरान। इसका आंसर है डी ईरान। हाल ही में ईरान ने शहीद राजई बंदरगाह पर हुए विस्फोट के पीड़ितों के सम्मान में 28 अप्रैल को राष्ट्रीय शोक दिवस घोषित किया है। ईरानी सरकार की प्रवक्ता फातेह मोहजरानी ने यह घोषणा की। उन्होंने बताया कि बंदर अब्बास में शहीद राजई बंदरगाह पर हुए दुर्भाग्यपूर्ण घटना के बाद सरकार ने 28 अप्रैल को पूरे देश में राष्ट्रीय शोक का दिन घोषित किए हैं। इस विस्फोट में कई लोगों की जान चली गई है और कई अन्य घायल भी हो गए हैं। ईरान सरकार ने इस घटना पर गहरा दुख व्यक्त किया है और पीड़ितों के परिवारों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त की है। राष्ट्रीय शोक दिवस घोषित करने का उद्देश्य इस त्रासदी में जान गंवाने वालों को श्रद्धांजलि देना और उनके परिवारों के प्रति एकजुटता दिखाना है। क्वेश्चन नंबर 5, question number 6. Recently, which state government has declared Simplipal National Park as the second national park of the state? A. मध्य प्रदेश, बी गुजरात, सी ओडिशा, डी हरियाणा। हाल ही में उड़ीसा सरकार ने सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान को राज्य का दूसरा राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया है। पहले ओडिशा में केवल एक ही राष्ट्रीय उद्यान था, जिसका नाम भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान है, जिसे 1998 में राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा मिला था। सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं। यह ओडिशा के मयूरभंज जिले में स्थित है। नवघोषित राष्ट्रीय उद्यान 845 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है, जो इसे ओडिशा का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान बनाता है। सिमलीपाल दुनिया में जंगली फेलेनिस्टिक काले रंग के बाघों का एकमात्र घर है। इसके अलावा यह रॉयल बंगाल टाइगर, एशियाई हाथी और ऑर्किड की कई स्थानिक प्रजातियों सहित वनस्पतियों और जीवों की एक समृद्ध विविधता का आश्रय स्थल है। सिमलीपाल को मूल रूप से शाही परिवार के लिए शिकारगाह के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। इसे मई 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर के तहत एक बाघ अभयारण्य के रूप में औपचारिक रूप से नामित किया गया था। ओडिशा सरकार ने 1979 में सिमलीपाल को 2200 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में 7 वन्यजीव अभयारण्य घोषित किया था। बाद में 1980 में राज्य सरकार ने अभयारण्य के 330 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र के राष्ट्रीय उद्यान के रूप में प्रस्तावित किया और 1986 में इस क्षेत्र को बढ़ाकर 845 वर्ग किलोमीटर कर दिया गया है। यूनेस्को ने 2009 में इस राष्ट्रीय उद्यान को बायोस्फीयर रिजर्व के अपने नेटवर्क में जोड़ा है। राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा मिलने के बाद अधिसूचित क्षेत्र में अब अधिकार मुक्त होगा और किसी भी मानवीय गतिविधि की अनुमति नहीं दी जाएगी। यह कदम वन्य जीवों और पर्यावरण के संरक्षण की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास है। ओडिशा सरकार का यह निर्णय राज्य की समृद्ध जैव विविधता के संरक्षण और बाघों की सुरक्षा के प्रयासों को और भी ज्यादा मजबूत करेगा। ठीक है, अब देखते हैं स्टैटिक जीके। Which of the following state in India has the most sandwood trees? A. केरला, बी कर्नाटका, सी आसाम, डी मध्य प्रदेश। इसका सही जवाब है बी कर्नाटका। Who among the following was the founder of सर्वोदय समाज? ए. जयप्रकाश नारायण, बी. सरदार वल्लभ भाई पटेल, सी. गोविंद बल्लभ पंत, डी. विनोबा भावे। तो इसका आंसर है डी. विनोबा भावे। क्वेश्चन नंबर 8. In which year was the Rajya Sabha constituting the Indian Parliament? 1947, 1950, 1952, 1954.
इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी 1952। विच इज द मेन ऑर्गेनाइजेशन दैट कंट्रोल द मनी सप्लाई इन द इंडिया? ए नीति आयोग, बी फाइनेंस मिनिस्ट्री, सी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, डी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। इसका आंसर है सी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। क्वेश्चन नंबर 10, अजंता केव आर फेमस फॉर विच आर्ट? ए पेंटिंग, बी आर्किटेक्चर, सी स्कल्पचर, डी म्यूजिक। इसका आंसर है ए पेंटिंग। ठीक है, तो दोस्तों आज का वीडियो यही खत्म होता है। उम्मीद है कि आपको जानकारी पसंद आई होगी, कुछ नया सीखने को भी मिला होगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करना ना भूलें, और ऐसे ही करंट अफेयर क्विज के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और नीचे कमेंट करके याद से बताएं कि आपको इस वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला है या फिर कुछ अपडेट करना है, तो वो भी आप बता सकते हैं। और अगली बार आप किस टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हैं, ये भी कमेंट करके बताएं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।